हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग। और पिछले लेक्चर में जो है रिडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग देखे थे। आज इस चैप्टर का मतलब अल्डिहाइड कीटोन्स का एक अंतिम टॉपिक हम लोग देखेंगे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ aldehydes and ketones। पॉलीमराइजेशन ऑफ aldehydes and ketones। देखो, पॉलीमराइजेशन तो हम लोग को एक चैप्टर ही पढ़ना है क्लास 12 में, लेकिन फिर भी अभी यहाँ इस्तेमाल है इसका, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग। पॉलीमराइजेशन एक वह प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो यह प्रोसेस ही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो आपस में मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स जो है प्रत्येक यूनिट मोनोमर कहलाते हैं, और जो कंबाइन करके बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। और मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस ही कहलाता है पॉलीमराइजेशन। तो कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हैं, कुछ वैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी हैं जिनका पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन होकर के कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर कुछ यूजफुल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, तो इसमें से अलग अलग केस है। ए नंबर में कि जब 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को इवापोरेट किया जाता है, इज इवापोरेटेड टू ड्राइनेस, यानी सूखने तक जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो पॉलीमराइजेशन होकर के पैराफॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। पैराफॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखो, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जो है ऑर्डिनरी कंडीशन में गैसियस नेचर का है, गैस है, तो इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। और फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिन। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर्मलिन। तो इस फॉर्मल्डिहाइड के एन मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी होंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे फॉर्मल्डिहाइड के एन मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मलिन है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन। पॉलीमराइजेशन करोगे तो देखो, ये बॉन्ड ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होते जाता है, ये आगे बढ़ते जाएगा और इस तरह का पॉलीमर बनेगा। ओ फिर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा कार्बन से, फिर ओ फिर ऐसे ही कनेक्ट होगा कार्बन से, फिर वो ऐसे ही बढ़ते जाएगा का होल एन, एंड दिस वन इज पैराफॉर्मल्डिहाइड। ऐसा, तो जब 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड को हीट किया जाता है, इवापोरेशन, सूखने तक, इवापोरेटेड टू ड्राइनेस का मतलब यही है, सूखने तक उसको गर्म करना है। पॉलीमराइजेशन होकर के पैराफॉर्मल्डिहाइड, ऐसे ऐसे एन मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के आपस में कंबाइन करके जो है पैराफॉर्मल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो इसका पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन इसमें है दूसरा कंडीशन कि 40% की जगह जब इसका 60% सॉल्यूशन हो, 60%, तो 60% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं
तो इसमें मिथाइलिन ऑक्सी करके कुछ कंपाउंड बनता है ऐसा। फॉर्मल्डिहाइड का एन मोल कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है, तो इस CH2O का होल N ऐसा कंपाउंड बनता है। CH2O ऐसा N मोल आपस में जुड़ता है, इसको हम लोग मिथाइलिन या मिथाइल ऑक्सी बोल सकते हो या मिथाइलिन ऑक्सी। ऐसा मिथाइलिन है, ऑक्सीजन इसलिए ऑक्सी यहाँ पोली लगा दो, तो पॉलीमिथाइलिन ऑक्सी कंपाउंड टाइप का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद C नंबर में देखेंगे इसके पॉलीमराइजेशन में। C नंबर कि when the formaldehyde gas is allowed to stand at room temperature, it slowly polymerizes to give मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इसके पहले जो दो पॉलीमराइजेशन हम लोग देखे फॉर्मल्डिहाइड का, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में था, लेकिन हम बताए कि फॉर्मल्डिहाइड ऑर्डिनरी कंडीशन पे होता है क्या, गैस। तो ये जो गैसियस फॉर्मल्डिहाइड है उसको वैसे ही यदि रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, तो वह फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो है फॉर्मेशन होगा किसका, मेटाफॉर्मल्डिहाइड का। ऐसा फॉर्मल्डिहाइड हम बना रहे हैं, देखोगे डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी फॉर्मल्डिहाइड का 3 मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर वैसे ही छोड़ देना है। ये फॉर्मल्डिहाइड गैस, सिंपल सा रिएक्शन होना है। ई बॉन्ड आके यहाँ जुड़ेगा, ई यहाँ, और ई जाके ई कार्बन के पास, ये हो जाएगा CH2O, फिर CH2O, CH2O, और फिर यहाँ से, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो ये 3 केस हुआ। इसमें से शुरू वाला जो पैराफॉर्मल्डिहाइड बन रहा था और यहाँ जो मेटाफॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अभी हम बतलाएंगे, D नंबर में फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि फिनॉल का सॉल्यूशन, फिनॉल और ये फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन, फॉर्मलिन है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मलिन। यदि इसको एसिड या बेस के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कुछ ऐसा बनेगा, OH CH2OH प्लस ऑर्थो और पारा पे सब्स्टिट्यूशन होगा। फिनॉल में OH ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऐसा, इसका नाम लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, और ये हो जाएगा पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो हम क्या बताएं कि जब फिनॉल को फॉर्मलिन के साथ मिलाया जाता है किसी एसिड या बेस के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन होकर के पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और वैसे ही पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है।
इतना होने के बाद फिर क्या होगा कि चूंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे फिनॉल और फॉर्मलिन के, तो सबसे पहले ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है ना, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे। CH2OH इसके N मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और इनका पॉलीमराइजेशन होगा और एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा। ऐसा एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा होल एन। ये जो लीनियर पॉलीमर मिला है इसको हम लोग बोलते हैं नोवोलैक लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब सारा मॉलिक्यूल जो है ना ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का सब एक वे में रहेगा, कंटिन्यूअस लीनियर में, या लीनियर पॉलीमर ऐसा। तो सबसे पहले ही ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का पॉलीमराइजेशन होकर के नोवोलैक का फॉर्मेशन होता है जो कि एक लीनियर पॉलीमर है। और जब ये दोनों एक साथ पॉलीमराइज करेगा, ये तो केवल हम लोग ऑर्थो वाला लिए तब बना, दोनों भी आपस में पॉलीमराइज करते हैं, ऑर्थो पारा डेरिवेटिव्स दोनों। तो ऐसा N मोल ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल प्लस N मोल पारा वाला, ऐसा ये ऑर्थो आइसोमर पारा आइसोमर। तो ये दोनों का पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन होकर के जो है एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। देखोगे ऐसा है। सही आगे बढ़ते जाएगा, नीचे भी क्रॉस लिंकिंग होगा। ऐसे चूंकि ऑर्थो और पारा दोनों जगह ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो क्रॉस लिंकिंग होगा। ऑर्थो से भी आपस में जुड़ेंगे दो मॉलिक्यूल्स और पारा से भी जुड़ेंगे ऐसे। और ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना है, क्रॉस लिंक मतलब इसमें सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से लीनियर चेन में नहीं है, कोई लीनियरली है तो कोई इधर उधर जुड़ा हुआ है। तो ये जो पॉलीमर बना है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेकेलाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए, स्विचेस वगैरह या फिर कॉम्स कंघी वगैरह जो होता है, सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस पॉलीमर का। तो फॉर्मल्डिहाइड का 4 केस में पॉलीमराइजेशन देखे। पहला कि फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% एक्वस सॉल्यूशन था उसको इवापोरेट किए थे ड्राइनेस तक, तो बना था पैरा फॉर्मल्डिहाइड। फिर कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में उसका 60% सॉल्यूशन का पॉलीमराइजेशन हुआ, तो पॉलीमिथाइलिन ऑक्सी बन रहा था। उसके बाद तीसरा केस कि फॉर्मल्डिहाइड गैस को जब रूम टेम्परेचर पे वैसे ही छोड़ दिए तो पॉलीमराइजेशन होकर के मेटा फॉर्मल्डिहाइड बना। और चौथा कि फॉर्मलिन और फिनॉल का जब रिएक्शन हुआ तो बीच में पहले एक लीनियर पॉलीमर नोवोलैक बना, और फिर उसका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन होकर के एक अनदर पॉलीमर बना बेकेलाइट। तो ये 4 केस में इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, बेकेलाइट वाला। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बेकेलाइट कौन से 2 मॉलिक्यूल का पॉलीमर है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में भी फॉर्मलिन याद रखेंगे। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ। ऐसा ही अगला केस में पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, इसमें भी 2 केस है।
पहला केस, इन द प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4 acetaldehyde, in the presence of conc H2SO4 acetaldehyde polymerizes at room temperature, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, टू गिव पैरा या पैरल्डिहाइड। इसमें से एसिटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स, देखो एसिटल्डिहाइड को ऐसे दिखा रहे हैं CH3CHO, वैसे इधर भी हो जाएगा और एक इधर, ऐसा 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स ऑफ, मान लो एसिटल्डिहाइड, या मोल से बढ़िया मॉलिक्यूल लिखो, क्या है, conc H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो पॉलीमराइजेशन होकर के ई वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ेगा, ई जाके यहाँ जुड़ेगा, ई जाके यहाँ जुड़ेगा और कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा, CH3CHO CH CH3O CH CH3O और यहाँ ये जो बना है इसी को हम लोग बोलेंगे पैरल्डिहाइड। ये ट्राइमर है, ट्राई का मतलब 3, मर का मतलब पार्ट या मॉलिक्यूल। तो इस पॉलीमराइजेशन में एसिटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्राइमर बोलते हैं। जैसे पॉलीमर में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, पॉली मतलब मेनी बहुत सारा, मर का मतलब मॉलिक्यूल या पार्ट, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मतलब n मॉलिक्यूल्स मिल गए तो पॉलीमर। चूंकि यहाँ 3 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमर। दूसरा केस है इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4 एसिटल्डिहाइड पॉलीमराइजेज एट रूम टेम्परेचर, नहीं इस बार टेम्परेचर कम रहेगा, लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टू गिव मेटल्डिहाइड या मेटाल्डिहाइड। टेम्परेचर का अंतर है केवल, उससे अलग अलग पॉलीमर बनता है। रूम टेम्परेचर है तो पैरल्डिहाइड, और यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो मेटाल्डिहाइड। इसके लिए देखो 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ऐसा, वही conc H2SO4 ही रहेगा, टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बॉन्ड ऐसे ई जा करके बॉन्ड यहाँ बना, ई इस कार्बन के पास बना, ई यहाँ, और ई वाला बॉन्ड इसके पास, और कुछ इस टाइप का पॉलीमर मिलेगा, साइक्लिक पॉलीमर्स। CH3O CH, ऐसा। तो ई जो बना इसी को हम लोग बोलेंगे मेटाल्डिहाइड। चूंकि इस बार 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक टेट्रामर। टेट्रा मैंने 4 मार मतलब मॉलिक्यूल या पार्ट, तो 4 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है इसलिए टेट्रामर। साइक्लिक है ना, चारों तरफ से बंद है इसलिए इसको साइक्लिक टेट्रामर बोला जा रहा है। तो एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन 2 केस में हुआ, कि जब एसिटल्डिहाइड को conc H2SO4 के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन करवाया जाए तो 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करके पैरल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ट्राइमर बनता है। लेकिन यदि लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पॉलीमराइजेशन करवाया जाए तो 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक साइक्लिक टेट्रामर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाल्डिहाइड, उसका फॉर्मेशन होता है।
तो ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन था। तो अल्डिहाइड में मेनली ये दो कंपाउंड्स के पॉलीमराइजेशन होते हैं। इसके बाद कीटोन में जाए तो कीटोन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एसीटोन, एसीटोन का पॉलीमराइजेशन होगा वहाँ। एसीटोन के पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे हम लोग। तो एसीटोन का एक ही केस है, इन द प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4 एसीटोन polymerizes to give मेसिटाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन। एसीटोन का 3 मॉलिक्यूल होता है, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन, तो ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन का अल्टरनेट पोजीशन पे CH3 आएगा और इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेसिटाइलिन या IPAC नाम लिखोगे 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन ऐसे। तो इसके पहले जितना भी रिएक्शन लिखे पॉलीमराइजेशन का हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, तो उसमें दिखला रहे थे कि बॉन्ड कैसे टूट करके बॉन्ड बन रहा है और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है पॉलीमर का। इसमें वैसा कुछ शो नहीं किया गया है, बस एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ऐसा मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम में तो कन्वर्सन कई बार आ चुका है एसीटोन से मेसिटाइलिन, तो इतना ही करना है। अब यदि हम लोग देखें कि यहाँ बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हुआ कैसे, आखिर कैसे एसीटोन कंबाइन किए तो वैसे एरोमेटिक रिंग बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, तो देखोगे इसके लिए एसीटोन को थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, इसमें तीनों हाइड्रोजन अलग दिखाते हैं। थोड़ा और इधर से CH3C डबल बॉन्ड O CH3, वैसे यहाँ भी CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, वैसे एक मॉलिक्यूल और है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल को अरेंज करके लिखे हैं। होना कुछ नहीं है, H2O निकलेगा। देखो एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, 3 मॉलिक्यूल H2O के बाहर हो जाएंगे, -3 H2O अपने आप नहीं, जो एसिड है H2SO4 इसके प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा देखो, CH3C E डबल बॉन्ड बन जाएगा इस CH के साथ, तो ये डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C और इसमें जुड़ा हुआ है CH3, फिर ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड C, इधर है CH3, फिर डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा यहाँ से। तो वही चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसको ऐसे दिखा दो हेक्सागोन से। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहाँ यहाँ यहाँ, देखो ऐसे, और एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। क्या है मिला इसको, मेसिटाइलिन ही है। तो इसमें भी एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल इस प्रकार से कंबाइन किए कि फॉर्मेशन हो गया किसका, मेसिटाइलिन का। तो ये था पॉलीमराइजेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए बेकेलाइट और ये जो मेसिटाइलिन बना है इसका फॉर्मेशन। एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन जनरली आता नहीं है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ से हम लोग का ये जो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन ये समाप्त होता है। 1-2 कन्वर्सन इसमें देखते हैं, चेन बढ़ाने वाला और चेन घटाने वाला।
कोई कन्वर्सन है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड, ऐसा क्या रूल बताए हैं? सबसे पहले जो दिया हुआ है और जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक कार्बन बढ़ रहा है, इसमें एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है। तो अब कोई वैसा रिएजेंट सोचना होगा हम लोग को जिसमें एक कार्बन पहले से हो और वह अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन भी करता हो। तो उसके लिए HCN है, HCN में कार्बन आ गया, KCN है, वहाँ भी कार्बन आ गया, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें जितना चाहो ले सकते हो। तो मोस्टली जो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का HCN से करवाते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, KCN से नहीं होता है। तो कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा कि प्रोडक्ट में 2 कार्बन है तो चलो कार्बन बढ़ाने का रिएजेंट सोचे हम लोग कि या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे चाहे HCN लेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वह अल्डिहाइड ही बन रहा है, केवल अल्डिहाइड, इसमें और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो HCN यदि लोगे तो HCN के साथ हम लोग देखे थे कि साइनोहाइड्रीन बनता है, OH भी आ जाता है, जबकि OH हम लोग को नहीं, अल्डिहाइड ही चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्सन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर चलेंगे हम लोग। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितना कार्बन होना चाहिए? 1 CH3 MgBr ईथर मीडियम में रहता है पहला, और दूसरा केस में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कन्वर्सन में ऐसा ही लिखा जाता है। तो इससे बनेगा 2 कार्बन का अल्कोहल CH3CH2OH। अब इथेनॉल को बदलना है एसिटल्डिहाइड में, बहुत सारे रिएक्शन हैं, या तो आप PCC के साथ ऑक्सीडेशन करो बन जाएगा, या फिर आप कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन करो फिर भी बन जाएगा। तो ये आसान था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ के हाइड्रोलाइसिस किए, पहले अल्कोहल बना, फिर ऑक्सीडेशन कर दिए या डिहाइड्रोजिनेशन किए तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बन गया। यही कन्वर्सन जब उल्टा रहे, उल्टा इन सेंस कि एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, तब क्या करेंगे हम लोग? ऐसा एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, इस बार कार्बन डिक्रीज करना है। तो कार्बन डिक्रीज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहला जो हेलो अल्केन में हम लोग पढ़े हंसडीकर रिएक्शन, उसमें भी एक कार्बन डिक्रीज करता है, या फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसमें भी एक कार्बन घटता है, या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये 3 रिएक्शन है जिसमें कार्बन का संख्या डिक्रीज करता है। चूंकि अभी तक जो हम लोग फैमिलियर हैं वह डीकार्बोक्सिलेशन और हंसडीकर। तो हंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजन के साथ। तो सबसे पहले जो अल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन कर दो पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीडेशन करके बदलेगा एसिड में, ठीक। अब इसका सिल्वर सॉल्ट बनाओ AgOH बेस के साथ रिएक्शन करके, तो CH3COOAg, यहाँ लगेगा हंसडीकर रिएक्शन Br2CCl4, तो ये बाहर होकर के बनता है ब्रोमोमीथेन, बन गया। ये ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन एक्वस KOH से करवाओ तो बनेगा मीथेनॉल। अभी मीथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में बदलना है, फिर से वही 2 तरीका, या तो आप ऑक्सीडेशन करो PCC के साथ या फिर कॉपर के साथ हाइड्रोजिनेशन करो। दोनों केस में एक कार्बन का जो अल्कोहल है बदल जाएगा अल्डिहाइड में। तो कार्बन का संख्या घटाना हो तो बताए कि रिएक्शन याद रखना पड़ता है, बढ़ाना हो तो उसके लिए रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी हम यहाँ फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड दिए, एग्जाम में हो सकता है एसिटल्डिहाइड से प्रोपियोनल्डिहाइड आ जाए, प्रोपेनल से ब्यूटेनल आ जाए, उसी प्रकार से यहाँ उल्टा ब्यूटेनल से प्रोपेनल आ जाए। मैंने कोई भी एक कार्बन बढ़ाना या एक कार्बन घटाना हो तो यही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, यही रिएजेंट ले करके चलेंगे। बस थोड़ा सा कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अंतर होगा तो हम लोग अपने से देख करके जो है उसको समझ लेंगे। तो इस तरह से बताया कि यहाँ से अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। अच्छे से आप लोग देखोगे वीडियो से समझ करके,
और नोट्स में सारा बात लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तो वहाँ से आप लोग करोगे। उसके बाद इस यूनिट में अब बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका शुरुआत हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।